तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। यानी वो कौन कौन से लक्षण है जिनकी वजह से आप सॉलिड स्टेट को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला क्या लक्षण है इसका? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब अगर वो सॉलिड किसी स्टेट में है और आप उसको एक्सटर्नल प्रेशर से अगर आप उसके स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं और वो उस कंडीशन में भी वो अपने जिस वॉल्यूम में है वो उसी वॉल्यूम में बना है, जिस शेप में था वो उसी शेप में बना है, तो ऐसे ही स्टेट को हम लोग कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजिडिटी। वो जिस शेप और स्ट्रक्चर में है वो उसी शेप और स्ट्रक्चर में हमेशा सदा सर्वथा के लिए अगर स्थिर है, रिजिडिटी कहलाती है। तीसरा जो आपने डिफिनीशन में पढ़ा था, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। तीसरा मतलब उसका जो भी आप जिस भी आकार में हो, जिस भी परिमाप में हो, वो अगर स्थिर है, फिक्स्ड है, वो क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। तीसरा खास कैरेक्टर, चौथा खास कैरेक्टर ये है कि दे है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस। ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कौन कौन है? ये वही हैं जो दो मॉलिक्यूल को एक दूसरी की तरफ अट्रैक्ट कराते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवैलेंट, कोहेसिव एंड एडहेसिव और इवन मेटालिक फोर्सेस वर्क करें ताकि वो उनके इस शेप यानी इनकम्प्रेसिबल नेचर और रिजिड वॉल्यूम एंड शेप को मेंटेन करके रख सके। तो इतने सारे फैक्टर जब गवर्न करते हैं तब आपका जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, फिफ्थ, इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड क्लोजली पैक्ड। ये इनके पांचवें कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप किसी सॉलिड को पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे सॉलिड जिनके अंदर रिजिडिटी है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है और लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। ऐसे सॉलिड को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आइए हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के टाइप्स। देखिए, जो सॉलिड स्टेट के जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स। यानी ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है किसी सॉलिड में वो मॉलिक्यूलर पैटर्न के अरेंजमेंट को लेकर के किया गया है कि उनमें किस प्रकार का मॉलिक्यूलर पैटर्न पाया जाता है। जैसे ये सॉलिड दो भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक कहलाता है
क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड। अब आप कहेंगे सर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? देखिए, ऐसे सभी सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में एक डेफिनेट पैटर्न पाया जाता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री पाई जाती है, तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें एक डेफिनेट पैटर्न और एक डेफिनेट ज्योमेट्री हो, ऐसे सभी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव ए डेफिनिट ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल पैटर्न लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो और एक रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एक डेफिनेट अरेंजमेंट, एक क्या रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हों, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जबकि जितने भी एमॉर्फस होते हैं ये इर्रेगुलर होते हैं, इन शेप एंड नो जियोमेट्रिकल पैटर्न, और उसमें किसी प्रकार के कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न न दिखाई दे। ये बात समझ में आ गई? क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रिपीटेड, याद रखिएगा, ये उसी मॉलिक्यूल को क्रिस्टल कहेंगे जिसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का एक रिपीटेशन दिखे। जैसे आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हम लेके चले? याद करिए, आप लोगों ने क्लास 8th में डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपने देखा था कि एक कार्बन अपने 4 बॉन्ड द्वारा चार कार्बन मॉलिक्यूल को अरेंज करता। अगर आप इसके ज्योमेट्रिकल पैटर्न को देखते हैं तो यहां पर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहलाया था। अब याद रखिए, यहां पर जब ये कार्बन अपने नेक्स्ट तीन बॉन्ड को अरेंज करेगा तो वो यहां से भी वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न रिपीट करते रहना चाहिए। यानी चाहे वो इस कार्बन के साथ बात करें, चाहे वो इस कार्बन के साथ बात करें, चाहे वो इस कार्बन के साथ बात करें, चाहे वो इस कार्बन, यानी हर एक सेंट्रल कार्बन के ऊपर आपको एक निश्चित ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जिसको हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, ये पैटर्न पूरे मॉलिक्यूल में दिखाई दे। तो केवल आप डायमंड ले लीजिए, इसी नाते इसको कहा क्रिस्टल। क्योंकि क्रिस्टल क्यों करें? क्योंकि क्रिस्टल आप देखते हैं, अगर डायमंड ही देखा होगा तो उसमें एक अलग अलग एंगल पर, अलग अलग शेप पर उसको काटा जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक प्रोड्यूस्ड होती है। तो कहने का मतलब यह है कि वही ज्योमेट्रिकल पैटर्न जब उसके एटम और मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं तो उस अरेंजमेंट में वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखना चाहिए। और अगर वहां पर वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखता है तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न ना दिखाई दे तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। जाहिर सी बात है, दूसरी खासियत सोचने वाली बात है कि अगर वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो अगर रिपीटेड और एक डिफिनिट ज्योमेट्री, याद करिए डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर मॉलिक्यूलर मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। और जब मॉलिक्यूलर मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी तो वो सबसे रिजिड होंगे, और रिजिड होने की वजह से उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथनेस बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी हार्डनेस एमॉर्फस सॉलिड की तुलना में सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूलर मोबिलिटी नहीं पाई जाती है और इनके अंदर मॉलिक्यूलर मोबिलिटी पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं सॉलिड स्टेट के एक अलग लेवल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वो है
लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हम सभी जानते हैं जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वे सभी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। जबकि जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। ये दो टॉपिक हैं, ये आपको समझने में थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इसको हम पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है। चलिए, एक्चुअल में लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो चलिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आपको ये समझना होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता क्या है। देखिए, जब भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट होता है, उनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है, तो मान लिया हम उनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट इस तरह से कर देते हैं। अगर वो एक सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल का रिपीटेड पैटर्न दिखाए, तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के ये रिपीटेशन एक सिमिलर टाइप का है। और जब ये सिमिलर टाइप का है तो किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी तरह से अरेंजमेंट आप देखते हैं, हर तरह से एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वही मॉलिक्यूल रिपीट होता है। तो ये तो हो गया सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर बना होता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब ये मॉलिक्यूल है जिसमें आपने दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखा, और यहां पर आपको वही रिपीटेशन देखना है कि अगर क्या वो एक डिफरेंट टाइम इंटरवल मॉलिक्यूल वही रिपीट करता है। तो आइए देखते हैं, इसी को हम लोग चेक करते हैं। यहां पर देखते हैं वो मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, यानी ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक अल्टरनेट फैशन पे एक निश्चित इंटरवल्स पर रिपीट हो रहे हैं, दिख रहा है। और ऐसा पूरे वो मॉलिक्यूल में ये रिपीटेशन दिखता ही चला जाएगा। वहीं पर अगर आप ये केवल एक सिंगल टाइप के अरेंजमेंट को चेक करते हैं, तो यहां पर भी देखिए यही मॉलिक्यूल एक निश्चित टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट हो रहा है, और ऐसा रिपीटेशन इसके टर्मिनल इन तक होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कॉपर वायर देखा होगा, गोल्ड वायर देखा होगा, वहां पे सभी प्रकार का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ इसी तरह का होता है। तो आप कॉपर वायर के चाहे इस एंड की बात करें, चाहे इस एंड की बात करें, या बीच की किसी भी एक टर्मिनल एंड की बात करें, वहां पर ये मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी होती है यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी क्या आगे पीछे या कम या ज्यादा हो सकता है। इस इंडेक्स में, इस इंड में, यहाँ कहीं पर भी क्या ये एक दूसरे से जिस भी बॉन्ड से जुड़े हों, क्या वो स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी कहीं घट या बढ़ सकती है? नहीं, बल्कि वो शुरू से लेकर के इस इंड से लेकर के इस इंड तक सभी जगह पर उसकी स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी यानी बॉन्डिंग पैटर्न एक जैसे होते हैं। इस नाते ऐसे मॉलिक्यूल में कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी मॉलिक्यूलर पैटर्न का ये अरेंजमेंट जो सिमिलरिटी है वो आपको पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे मैटर में दिखाई देगा। तो जब ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पूरे मैटर में दिखाई दे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी पूरे मैटर में ये अरेंजमेंट रिपीटेड है। अब आप कहेंगे सर शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर ये होता है कि ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ना हो। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब कि उसमें रिपीटेड स्ट्रक्चर ना हो, और जब जाहिर सी बात है उसमें रिपीटेड स्ट्रक्चर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो एक उसके बाद यहां पर वो बिगड़ जाए मान लीजिए, तो आप देखेंगे
कि एक रिपीटेशन का एक केवल शॉर्ट इंटरवल्स के लिए ही रिपीटेशन देखा गया, यहां पर वो पैटर्न फिर बिगड़ गया, फिर हो सकता है आगे कहीं पर हो। तो जब मॉलिक्यूल का रिपीटेशन पूरे मैटर में नहीं दिखाई दे बल्कि वो बीच बीच पे कहीं कहीं पर वो रिपीटेशन दिखाई दे, तो मॉलिक्यूलर रिपीटेशन के इस फैशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज कहते हैं। मतलब इन मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी होती है वो पूरे मॉलिक्यूल में एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये रहे लॉन्ग रेंज ऑर्डर और वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एमॉर्फस सॉलिड में आपने ये प्रॉपर्टी देखी थी सुपर कूल्ड लिक्विड की। ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता क्या है, एक्चुअल में ऐसे सॉलिड स्टेट, कैसे एमॉर्फस टाइप के, कि जिसमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पैटर्न इतना लूज हो कि उसमें मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर जाएं ड्यू टू सम इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो सच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड स्टेट, और आपने सभी जानते हैं ये मूवमेंट किस में देखा जाता है, केवल और केवल लिक्विड में। यानी अगर किसी सॉलिड में अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ऐसा मूवमेंट दिखे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी हम कह सकते हैं कि glass have tendency to flow their molecule due to increase of some temperature that increases the mobility and distortion of arrangement। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। आपने देखा होगा इसमें कि वाकई में क्या ग्लास एक लिक्विड है, ये आपको सामने कई बार दिखा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कभी मिरर को बड़े लंबे समय तक धूप में रख दिया जाता है तो उस मिरर में अपना इमेज देखेंगे जब आप, तो उसमें कभी कभी आपने कर्वेचर दिखाई दिया होगा, या फिर कभी आपका शेप कभी लंबा या चौड़ा या फिर एक भयानक भयानक टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनता होगा। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि गर्मी के दिनों में शीशे के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। आपने एक अनुभव और भी किया होगा कि जब आप बसों में विंडो सीट के लिए झगड़ा करते हैं, और आप बसों में जब विंडो सीट के लिए झगड़ा करते हैं और जब गर्मी के दिनों में आप उसी विंडो सीट पर जब बैठते हैं, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि विंडो सीट पर बैठते ही आप पहले खिड़की खोलते हैं और कभी कभार आपने देखा खिड़की जाम होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा खिड़की जाम कैसे होती है। दरअसल में होता क्या है कि खिड़की के जो शेल्फ होते हैं जिसके अंदर वो ग्लास मूव करता है, जिसके अंदर वो एक नाली होती है और उसी नाली के अंदर वो ग्लास भरा होता है और इसी के अंदर वो मूव करता है। तो होता ये है कि गर्मी के दिनों में ये एरिया धूप, जो विंडो सीट होती है, विंडो होती है, ग्लास विंडो होती है, वो धूप के लंबे समय तक कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से चूंकि ये एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें मॉलिक्यूलर मोशन पॉसिबल है, तो मॉलिक्यूलर मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये नीचे की तरफ फ्लो करने लगती है। तो जिसकी वजह से होता है कि नीचे का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा नैरोवर बॉर्डर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है, और जैसे ये चौड़ा हो जाता है तो वो जाकर के इस सेल्फ में फंस जाता है, जिसकी वजह से आपको इसको खींचने खांचने में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो ये ग्लास के सुपर कूल्ड लिक्विड होने के बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ग्लास एक क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। उसके बाद आपने एक अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए देखी होगी, इसमें एक वर्ड था एनआइसोट्रॉपिक और दूसरा था आइसोट्रॉपिक नेचर। अब आप कहेंगे सर ये आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक नेचर सॉलिड स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले यदि एनआइसोट्रॉपिक नेचर में आता क्या क्या है, इसमें आते हैं
थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब सारी प्रॉपर्टी एनाइसोट्रॉपिक आती है। अब आप कहेंगे सर ये किसी सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो एनाइसोट्रॉपिक कहता है ये कि अगर कोई क्रिस्टल, कोई सॉलिड अगर क्रिस्टल है तो उसकी ये तीनों प्रॉपर्टी वैरी करेगी अगर हम उसमें से एक फैक्टर को चेंज कर दें। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे, चलिए मैं सब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। चलिए हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस क्रिस्टलाइन है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदलेगा। हमेशा याद रखें कि एनाइसोट्रॉपिक जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ये फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर आपके पास एक लॉन्ग वायर है, अगर ये वायर किसी मेटल का होगा तो आपने देखा होगा रेजिस्टेंस घटता या बढ़ता है जब वायर की लेंथ कम या अधिक हो। यानी किसी मेटेलिक वायर के रेजिस्टेंस का कम या बढ़ना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना कम, ये उसका लेंथ कितना कम या ज़्यादा हो। या फिर आपने ये देखा होगा रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है जब तार की मोटाई कम या अधिक हो जाए। याद करिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आपने चेंजेस किया तो आपको रेजिस्टेंस में फर्क नजर आना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसके बाद आपने कहा कि सर अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या प्रभाव डालेगा? तो याद करिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। याद करिए आपने हाई स्कूल में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर, यही पढ़ा था ना? सॉरी। तो आप कहेंगे सर यहां पर ये प्रॉपर्टी इनसे कैसे, किसी क्रिस्टल से कैसे हम कोरिलेट करेंगे? तो चलिए हम आपको यहां पर भी रिलेट कर सकते हैं। तो याद करिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाया कहां जाता था? रिफ्रैक्शन में। तो चलिए हम वहां पर भी देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या था कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ एंट्री करती थी तो आपने देखा था कि वो लाइट नॉर्मल की तरफ टर्न कर जाती थी। और जब नॉर्मल की तरफ टर्न करती थी तो जिस एंगल से वो एंट्री करती थी वो साइन आई कहलाती थी, और जिस एंगल की तरफ वो टर्न होती थी उसको आर कहते थे। तो इन्हीं दोनों एंगल के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब याद करिए आपका सॉलिड क्या है? कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाहिर सी बात है कोई मेटल लेंगे तो उस मेटल से तो लाइट पास हो नहीं सकती, तो आपके लिए कोई क्रिस्टल हो चाहिए। और क्रिस्टल के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं डायमंड। और याद करिए जब आपने डायमंड पढ़ा था तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? 1/sin c। याद है? यानी अभी साइन सी क्या होता है? ये उसका क्रिटिकल एंगल है। यानी अगर आप किसी डायमंड की कटिंग कर रहे हैं, कटिंग एज कर रहे हैं, तो अगर उसे कटिंग एज के एंगल को आप बढ़ाते जाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। तो आपने देखा ना कि एंगल के घटाने बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो हर जगह सिमिलर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई?
तो आप कहेंगे सर जी अगर ये एनाइसोट्रॉपिक है तो आइसोट्रॉपिक में ये प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आइसोट्रॉपिक मतलब यही सारी प्रॉपर्टी अगर वो एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड जैसे जैसे कौन कौन से एग्जांपल में आ जाएंगे? इसमें आपका ग्लास आ जाएगा, आपका वैक्स आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, चीज आ जाएगा। है तो ये सभी सॉलिड, लेकिन इनका आकार लगातार क्या होता है? बदलता रहता। तो आपने कहा कि सर एनाइसोट्रॉपिक इनमें सभी का एक जैसा होता है। बिल्कुल होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। याद करिए, या आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, उसमें परमेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा जिसको आपने एप्सिलॉन नॉट कहा था, याद आया? और आपने कहा था कि अगर वो एप्सिलॉन नॉट है तो वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता? एयर। और आपने ग्लास का भी पढ़ा था, ग्लास का 1.5, वैक्स का आपने कितना पढ़ा था? 2 पढ़ा था। तो यहां पर इन सब की पूरी प्रॉपर्टी क्या है? निश्चित है, ये चेंज नहीं होती, ये उनकी मोटाई पर भी डिपेंड नहीं करता, हमेशा ये निश्चित होती है। तो इस नाते इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्थिर होती है। तो ये रहे एनाइसोट्रॉपिक और ये रहे आइसोट्रॉपिक नेचर। एनाइसोट्रॉपिक किसका होता है? क्रिस्टल सॉलिड का। और आइसोट्रॉपिक नेचर किसका होता है? एमॉर्फस सॉलिड का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करके बताएं, और जो मुझे प्रोत्साहित करेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।